ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जम्मू कश्मीर रियासत की सेना के चीफ ऑफ स्टाफ हुआ करते थे। साल 1947 कबीलाइयों के भेष में पाकिस्तानी फौज ने कश्मीर पर हमला किया। कश्मीर बचाने की जिम्मेदारी ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह पर थी। बाद में वे सेवियर ऑफ कश्मीर कहलाए क्योंकि उनके एक कदम ने कबीलाइयों को कश्मीर में घुसने से रोक दिया था। क्या था यह कदम? ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह के आदेश पर उरी से कश्मीर के रास्ते पर पड़ने वाला पुल बम लगाकर उड़ा दिया गया था। दुश्मन से बचने के लिए खुद को चोट देना, युद्ध की इस शैली को एक खास नाम दिया जाता है, स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी। क्या है यह पॉलिसी और इसका वर्तमान इजराइल हमास युद्ध से क्या लेना देना है, जानेंगे आज के एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम है विपिन। आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल सीरीज आसान भाषा में। स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी। स्कॉच का हिंदी तर्जुमा होता है जलाना या तबाह करना। अर्थ माने पृथ्वी और सिंपल बोले तो जमीन, पॉलिसी माने नीति। यानी स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी की लिटरल परिभाषा होगी अपनी ही जमीन को तबाह करने की नीति। लेकिन कोई अपनी ही जमीन को क्यों तबाह करेगा? ऐसा करने वाले को दुनिया सनकी कह सकती है। यहां पर एंट्री होती है कॉन्टेक्स्ट की। कॉन्टेक्स्ट क्या है? युद्ध। आमतौर पर स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी का इस्तेमाल युद्ध काल में होता है। मान लीजिए ए और बी दो देश हैं, उनके बीच लड़ाई हो गई। बी की सेना भारी पड़ी और ए की सीमा के अंदर घुस गई। अब ए को जल्दी जल्दी में पीछे हटना पड़ रहा है। जो सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है उसे तो वो ले जाएंगे, लेकिन बहुत सारी चीजें अपनी जगह पर ही रहेंगी, जैसे कि फैक्ट्रियां, सड़क, पुल, फसल आदि। यहां पर एक और मुसीबत है। अगर ए ने इन चीजों को हूबहू छोड़ दिया तो बी की सेना उसका इस्तेमाल करेगी। उनके लिए आगे बढ़ना आसान हो जाएगा। ऐसी स्थिति में ए दिमाग लगाता है, खाऊंगा नहीं तो खाने भी नहीं दूंगा। वो फसलों में आग लगा देता है, पुल को उड़ा देता है, सड़कों को खोद देता है, पानी के स्रोतों में जहर डाल देता है। उसके बाद ही वो पीछे हटता है। आप कहेंगे कि इससे तो एक ही नुकसान हुआ, लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी तो है। भले ही एक को नुकसान हुआ, लेकिन बी की गति कम हो गई। उसको सड़क ठीक करनी होगी, पुल बनाना होगा। जो खाना और पानी वे लूट सकते थे वो भी अब मांगना पड़ेगा। इससे उनको आगे बढ़ने में देर होगी। इस देरी का फायदा ए उठा सकता है, खुद को रीग्रुप कर सकता है, ताकत जुटा सकता है या कहीं से मदद भी मांग सकता है। ए ने जो किया उसको स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी कहेंगे। हालांकि इसका इस्तेमाल सिर्फ डिफेंस में ही नहीं होता। अब देखिए आक्रमण की स्थिति में स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी कैसे इस्तेमाल में लाई जाती है। ए और बी वाला उदाहरण ही कंटिन्यू रखते हैं। बी भी अटैक के दौरान ए के ऐसे ठिकानों को नुकसान पहुंचा सकता है जो उसके लिए बेहद अहम है, जिसके दम पर ए लड़ाई लड़ रहा है। मसलन एयरपोर्ट्स, रेलवे लाइन, फैक्ट्रियां, अनाज के डिपो आदि। इससे ए की स्थिति कमजोर हो सकती है, सरेंडर की संभावना बढ़ सकती है। ये भी स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी ही है। इसके दो मुख्य मकसद होते हैं। पहला, दुश्मन सेना को हताश करना, उनका आत्मविश्वास तोड़ देना, और दूसरा, दुश्मन के संसाधनों को अधिक से अधिक नुकसान पहुंचाना। ज्ञात इतिहास में सबसे चर्चित उदाहरण जूलियस सीजर का मिलता है। तकरीबन 2100 बरस पहले रोम के राजा हुआ करते थे। 51 ईसा पूर्व में उनकी सेना गॉल में जंग लड़ने गई। जंग अंतिम दौर में पहुंच चुकी थी, लेकिन बिना मेन किला जीते उनकी विजय पताका नहीं लहरा सकती थी। किले में भोजन का भरपूर स्टॉक पड़ा था, पानी की सप्लाई भी निर्बाध चल रही थी। उन्हें सरेंडर के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता था। तब सीजर ने किसी तरह पानी की सप्लाई रोकने का हुक्म दिया। वे सफल रहे। पानी बंद होने के बाद किले वालों ने हार स्वीकार कर ली। छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस नीति का इस्तेमाल मुगलों से लड़ाई में किया। इसे वो गनीमी कावा कहते थे। इसका मतलब होता है गुरिल्ला युद्ध। उनकी सेना मुगल साम्राज्य के व्यापारियों को लूट कर उनके शहरों को जला देती थी। 1937 में चीन जापान युद्ध की बात है। जब चीन की सेना को पीछे हटना पड़ा तब उन्होंने अपने ही राज्य के फसलों को जला दिया और शहरों को तबाह करके रख दिया। मकसद ये कि जापानी सेना इन संसाधनों का फायदा ना उठा सके। उसी दौरान लिखित तौर पर एक रिपोर्ट में इस नीति का जिक्र हुआ, तब उसे स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी का नाम दिया गया था। जानकारों का मानना है कि यह चीनी भाषा के ज्याओतू का अंग्रेजी संस्करण है। अगला उदाहरण दूसरे विश्व युद्ध के समय का है। 1941 में हिटलर के जर्मनी ने अचानक से सोवियत संघ पर हमला कर दिया।
सोवियत आर्मी इसके लिए तैयार नहीं थी। उन्हें कई गांव और शहर खाली करने पड़े। हालांकि पीछे लौटते हुए उन्होंने फसलों को जला दिया, बांध तोड़ दिए, फैक्ट्रियों को खाली कर दिया या बम लगाकर उड़ा दिया। यहां तक कि नदियों और झीलों में तेल और जहरीली गैस मिला दी ताकि जर्मन सेना को पीने का पानी भी ना मिल सके। ये कुछ पुराने उदाहरण थे। अब देखिए वर्तमान इजराइल हमास युद्ध में इस नीति का क्या असर हो रहा है। 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर आतंकी हमला किया। 1100 से अधिक लोगों की हत्या की, 200 से अधिक को बंधक बनाकर गाजा पट्टी ले गए। इजराइल ने जवाबी हमला शुरू किया। यूनिसेफ के हिसाब से अभी तक इजराइल के हमलों में 33,000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। इनमें से कितने हमास के मेंबर्स थे, इसका आंकड़ा किसी को नहीं पता। हालांकि यूनिसेफ के मुताबिक इसमें मरने वालों में करीब 14,000 बच्चे भी हैं। इजराइल ने सिविलियन पॉपुलेशन को हो रहे नुकसान की बात स्वीकारी है। हालांकि वो इसे कोलेटरल डैमेज का नाम देता है। कहता है हम इसे कम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसकी कथनी और करनी में भारी अंतर है। इजराइल ने अपने ऑपरेशन के दौरान अस्पतालों और यूनिवर्सिटीज को भी निशाना बनाया, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को बुरी तरह तबाह किया है। कहना ये कि यहां से हमास ऑपरेट करता है, उनको तबाह करने से हमास की सैन्य क्षमता कमजोर होगी। इन सब के अलावा इजराइल ने गाजा पट्टी की बिजली काटी, खाने और दूसरी जरूरतों के सामानों की सप्लाई भी रोकी। मानवाधिकार संगठन और कई देश इसे युद्ध अपराध का नाम दे रहे हैं, लेकिन इजराइल इसे अपने मिशन के लिए जरूरी बताता है। इजराइल को इससे क्या फायदा है? पहला, हमास को मिलने वाला सिविलियन सपोर्ट कम हो सकता है, और दूसरा, गाजा के इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होंगे तो हमास की सैन्य क्षमता अपने आप कम हो जाएगी। आपने एक कहावत सुनी है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। ये पंक्ति सुनने में तो अच्छी लगती है, मगर धरातलीय हकीकत अलग स्तर की विभीषिका की तरह इशारा करती है। स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी की एक जरूरी आलोचना ये भी है, सेनाएं जीत की सनक में दूरगामी दंश को नजरअंदाज करती रही हैं। 1977 के जेनेवा कन्वेंशन में जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने को युद्ध अपराध की कैटेगरी में रखा गया है। फिर भी जंग में इन नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जाती हैं। इसका बढ़ता दायरा दिनों दिन मानवता की गुंजाइश को लीलता जा रहा है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपके लिए स्टोरी लिखी थी हमारे साथी आकाश सिंह ने। देश और दुनिया से जुड़ी बाकी खबरों के लिए आप लंदन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।